नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के दैनिक क्विज में हम विभिन्न समाचार पत्र और पीआईबी से संबंधित जो प्रमुख समाचार हैं उनके आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न है वो हम आपको एक अभ्यास के लिए देते हैं। साथ साथ आज के तथ्य की जो महत्वपूर्ण रूप में कोई अलग अलग समाचारों में रहता है उसमें से किसी एक तथ्य की हम चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयुष्मान भारत का लक्ष्य 10 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। पहला कथन सही है, क्योंकि ये स्वास्थ्य बीमा ही प्रमुख रूप से प्रदान करती है। ये योजना भारत के सार्वजनिक अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। तो देखिए 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा ये तो सही है। साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से माध्यमिक और जो तृतीयक एक तरह से देखभाल के तंत्र हैं वहाँ पर ये प्रदान किया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से ये जो सार्वजनिक लिखा हुआ है यहीं पर कथन गलत हो जाता है, क्योंकि सार्वजनिक के साथ साथ आप देखें जो निजी यानी जो प्राइवेट सेक्टर के एक तरह से अस्पताल है वो भी इसमें शामिल है। तो इस आधार पर दूसरा कथन पूरा सही नहीं है। तीसरा, आयुष्मान भारत भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तीसरा कथन भी सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 कथन सत्य हैं, यानी हमारा उत्तर हो जाता है सी, 1 और 3 सत्य हैं। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार क्या है? आधार प्रमुख रूप से ये है कि अब देखें तो एक सूचना यहाँ पर आई है आयुष्मान भारत के संदर्भ में, और सूचना ये है कि अलग अलग प्रकार से आयुष्मान भारत में जो भी एक तरह से इलाज किए जा रहे हैं यानी लोगों के द्वारा जो चिकित्सा बीमा का लाभ लिया जा रहा है 5 लाख का, उसमें अगर हम देखें तो कार्डियोलॉजी, कैंसर, जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स इसके एक तरह से सबसे बड़े मामले हैं, यानी सबसे अधिक संख्या में इसके संदर्भ में इलाज कराया गया है। इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर पिछले अगर 6 साल के संदर्भ में जो व्यय किया गया है तो उसके आंकड़े दिखाते हैं कि डायलिसिस, एंजियोप्लास्टी, सिंगल टेंट अनब्लॉक आर्टरीज के लिए और सिजेरियन डिलीवरीज और इम्प्लांट, फ्रैक्चर्ड हिप, ये कह सकते हैं प्रमुख ऐसे भाग हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से व्यय किए गए हैं। तो पिछले 6 साल में अगर हम 5 सबसे अधिक व्यय करने वाले क्षेत्र देखें तो ये आपके हैं। तो ये तीनों को एक तरह से आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ये 5 सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर चिकित्सा बीमा का उपयोग करके 5 लाख का प्रति परिवार के संदर्भ में आयुष्मान भारत योजना में लोगों ने लाभ उठाया है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं और ये इन स्पेस संस्था के संदर्भ में है। इन स्पेस संस्था की अगर हम बात करें तो भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी संस्थाओं को प्रमुख रूप से आने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, और इन स्पेस संस्था की स्थापना के माध्यम से प्रमुख रूप से यही प्रयास किया गया कि जो निजी संस्थाएं भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान में तेज़ी से अपने आप को शामिल कर पाएँ। आप देखें हाल फिलहाल में भारत सरकार की तरफ से अंतरिक्ष क्षेत्र में जो अनुसंधान है या जो भी कह सकते हैं विकास की स्थितियाँ हैं उसमें 100% एफडीआई तक की स्थिति को घोषित किया गया है। तो इन स्पेस की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, तो इन स्पेस का प्रमुख रूप से काम यही है कि जो भी निजी क्षेत्र के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं उनको ऑथराइज करता है जो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम पहले कथन की बात करें, यह अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी संस्थाओं के प्रचार और विनियमन के लिए एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। पहला कथन सही है। दूसरा, इसका एक प्राथमिक उद्देश्य इसरो की सुविधाओं और विशेषज्ञता को निजी क्षेत्र के साथ साझा करने की अनुमति देना है। दूसरा भी है, कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार की तरफ से इन स्पेस का ये भी एक उद्देश्य है कि जो इसरो के पास एक तरह से अंतरिक्ष अनुसंधान के अलग अलग उपकरण या साधन हैं उनमें निजी क्षेत्र सहयोग कर सके, यानी वो उसके लिए उपलब्ध कराया जा सके। इस तरह की स्थितियों के लिए भी इन स्पेस की तरफ से ऑथराइजेशन दिया जाता है। तीसरा, इन स्पेस वाणिज्यिक प्रक्षेपणों के लिए पीएसएलवी और जीएसएलवी प्रक्षेपण वाहनों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन स्पेस का सीधा कोई दखल नहीं है। तो तीसरा कथन यहाँ पर आपका नहीं सही है। केवल 1 और 2, तो केवल 2 कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, सिर्फ 2 कथन सत्य हैं। और यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि निजी संस्थाओं की तरफ से जो भारत में अलग अलग अंतरिक्ष प्रक्षेपण किए जाएंगे उनकी यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है, और आपके लिए प्रीलिम्स में आप देखें तो ये लिस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे अग्निकुल कॉस्मोस की बात करें तो 3D प्रिंटिंग के संदर्भ में एक आपका सब ऑर्बिटल जो रॉकेट है वो लॉन्च किया जाएगा। स्काईरूट, अगर यहाँ पर स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें 3 स्टेज ऑर्बिटल एक रॉकेट लॉन्च करेंगे। पिक्सेल की बात करें कॉन्स्टलेशन ऑफ हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। बेलेट्रिक्स एरोस्पेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक एंड ग्रीन फ्यूल के संदर्भ में जो प्रोपल्सन सिस्टम है स्पेस के लिए उसको टेस्ट करने के लिए लॉन्च होगा। साथ साथ अगर ध्रुव स्पेस की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म जो भी छोटे एक तरह से उपग्रह हैं उनके लिए तैयार करेगा और उसको परीक्षण करेगा। तो आप देखें निजी क्षेत्र का जो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में योगदान है वो तेज़ी से बढ़ रहा है,
और इन स्पेस आप कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र का अंतरिक्ष क्षेत्र में एक सम्मिलित होने के लिए एक तरह का गेटवे आप कह सकते हैं, क्योंकि उसकी मंजूरी, उसके ऑथराइजेशन के बाद ही एक तरह से काम आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं जहां से मीथेन आधारित ईंधन निकाला जा सकता है। तो प्रमुख रूप से आप देखें, जब यहाँ पर हम बात करते हैं मीथेन आधारित ईंधन के संदर्भ में, प्रमुख रूप से आप देखें तो पहला प्राकृतिक गैस भंडार। देखिए प्राकृतिक गैस भंडार जो भी आपके एक तरह से नेचुरल गैस के सोर्स होते हैं, नेचुरल गैस में भी आप देखें लगभग 80% से कुछ ज़्यादा हिस्सा आपका मीथेन का ही होता है। तो इस आधार पर वो मीथेन आधारित ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस भंडार एक स्रोत रहते हैं। कोल बेड की बात करें, इसको हम बेसिकली बोलते हैं, यानी अगर सामान्य रूप में नाम देखें तो कोल बेड मीथेन CBM के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक तरह से मीथेन आधारित ईंधन के संदर्भ में है। अवायवीय पाचन से बायोगैस, तो बायोगैस में आप देखें एक तरह से यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में जो भी एक तरह से क्रिया होती है, तो बायोगैस के उत्पादन में भी वहाँ पर भी आप देखें लगभग 75% जो हिस्सा एक तरह से रहता है बायोगैस में, वो मीथेन का एक तरह से हिस्सा होता है। मीथेन हाइड्रेट्स अगर हम देखें तो आर्कटिक, अंटार्कटिका के क्षेत्रों में, साथ साथ अगर हम डीप ओशन की बात करते हैं या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के हिस्सों में भी इस तरह के मीथेन हाइड्रेट्स होते हैं जो मीथेन के आधार पर ईंधन के एक स्रोत के रूप में उपलब्ध हैं। तो ये भी एक सही विकल्प है। थर्मल वेंट मैथनोजेनेसिस की अगर हम बात करें, देखिए इसके संदर्भ में तो ये मीथेन आधारित ईंधन के एक स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो ये 4 है, 5वां यहाँ पर नहीं है, इसीलिए उत्तर हमारा हो जाता है C। 1, 2, 3, 4 सत्य हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि कुछ इस तरह के स्रोत होते हैं प्राकृतिक रूप में जहाँ से मीथेन एक तरह से वायुमंडल में पहुँच रही है, और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। और इसके संदर्भ में आप देखें कि एक घटना जिसमें माना गया कि ये घटना हुई कजाकिस्तान में, यानी कजाकिस्तान में जो प्राकृतिक गैस का एक उत्खनन किया जा रहा था, जो एक्सप्लोरेशन हो रहा था, वहाँ पर जून से लेकर आप देखें दिसंबर 2023 तक आग लगी रही, और उससे माना गया कि लगभग 1,27,000 टन मीथेन है वो वायुमंडल में गई। तो यहाँ पर आप देखें वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम मैन मेड सबसे बड़े मीथेन लीक की बात करें तो उसमें ये एक तरह का दूसरा सबसे बड़ा मामला है। तो उस आधार पर ये जो लीक है ये वायुमंडल में मीथेन को बढ़ा रहा है। और आप जानते हैं कि अगर हम हरित गृह गैसों, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो मीथेन एक खतरनाक गैस मानी जाती है अगर हम तुलना करें CO2 से भी। तो उस आधार पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। इसी आधार पर हमने मीथेन के संदर्भ में जो प्राकृतिक स्रोत है उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछा। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रयान मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, समुद्रयान मिशन इसरो DRDO की एक संयुक्त पहल है। तो देखिए ये इसरो DRDO के द्वारा संयुक्त रूप में प्रारंभ किया गया है, तो ऐसा नहीं है। ये पहल प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई जो संस्थान है, एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन ये जो संस्था स्वायत्त रूप में काम करती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT, उसके द्वारा अगर हम देखें तो समुद्रयान मिशन का संचालन किया जा रहा है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा, इसका उद्देश्य समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में एक चालक दल वाले समुद्री अन्वेषण वाहन को भेजना है। तो यहाँ पर समुद्रयान मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये मिशन अगर हम देखें तो भारत सरकार की तरफ से प्रमुख रूप से कोशिश ये है कि 3 मनुष्यों के साथ में ये मिशन एक तरह से गहरे समुद्र का अन्वेषण करेगा। और यहाँ पर अनुमान एक तरह से ये है कि 6000 मीटर की गहराई तक ये एक तरह से जाएगा। और इसमें अगर आप देखें तो 3 लोगों के बैठने की सुविधा एक तरह से रहेगी। 12 घंटे तक ऑपरेशनल पीरियड में और 96, और अगर हम आपातकाल की बात करें तो उसमें प्रमुख रूप से सक्रिय रूप में काम कर सकता है। यहाँ पर 5 साल के लिए 2020-21 से लेकर 2025-26 के बीच में ये मिशन काम करेगा। तो यहाँ पर कोशिश यही है कि एक तरह से समुद्र के अंदरूनी भाग की एक तरह से वहाँ पर उसका अध्ययन किया जाए। खासतौर से आप देखें अगर हम बात करते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, उनका एक तरह से खोज करने के संदर्भ में ये अनुसंधान प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। और माना जाता है कि लगभग 5 से 6000 मीटर की जो गहराई है उसमें इस तरह के जो समुद्री संसाधन है वो सामान्य तौर पर मिलते हैं। और हिंद महासागर के बड़े क्षेत्र में हमें इसका अन्वेषण करने के अधिकार मिले हुए हैं अगर हम प्रमुख रूप से एक तरह से इस क्षेत्र के अनुसंधान की बात करें। तो ये मिशन इसी के संदर्भ में प्रमुख रूप से काम कर रहा है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो डीप ओशन मिशन है भारत में, उसी के अंतर्गत ये समुद्रयान मिशन सरकार की तरफ से प्रमुख रूप से प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम दूसरे कथन की बात करें तो बिल्कुल सही है कि सबसे गहरे हिस्से में चालक दल वाले समुद्री अन्वेषण वाहन को भेजना। तीसरा, यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारत के गहरे महासागर अन्वेषण प्रयासों का हिस्सा है। तो जो डीप ओशन मिशन है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत आप देखें तो ये जो समुद्रयान मिशन है वो संचालित किया जा रहा है। तो तीसरा कथन भी सही है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें 2 और 3 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है B। 2 और 3 कथन यहाँ पर सत्य हैं।
और प्रमुख रूप से प्रश्न का आधार ये है कि समुद्रयान मिशन के संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो समुद्री तल है जो 6000 मीटर की गहराई तक अधिकतम है, वहाँ पर अगर हम देखें तो 2025 के अंत तक समुद्रयान मिशन के माध्यम से हम अपना अनुसंधान कर पाएंगे, ऐसा मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है। इसी आधार पर हमने समुद्रयान जो मिशन है उसके संदर्भ में यहाँ पर आपको अलग अलग सूचना दी है। आप ध्यान रखें, इस समुद्रयान मिशन में जिस वाहन के माध्यम से 6000 मीटर की गहराई तक, 3 कह सकते हैं कि एक तरह से जो भी विशेषज्ञ हैं वो जाएंगे, वो यहाँ पर आपकी इमेज में दिया गया। इसको मत्स्य 6000 के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें, मत्स्य नाम का एक चालक दल वाला समुद्री यानी गहरे समुद्र में जाने वाला जो अन्वेषण वाहन है उसका नाम क्या है? मत्स्य। तो ये समुद्रयान मिशन के अंतर्गत है जिसको गहरे समुद्र में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा भारत के द्वारा। तो ये समुद्रयान के संदर्भ में था। अगर हम अपने दैनिक क्विज की बात करें तो उसके हम दूसरे भाग में आ जाते हैं, जहां पर हम विगत वर्षों में जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं वो आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का हमने एक प्रश्न चुना है। प्रश्न को देखते हैं। नीला कार्बन यानी अगर हम ब्लू कार्बन की बात करें, देखिए ब्लू कार्बन का प्रमुख रूप से मतलब ये है कि महासागर और जो तटीय एक तरह से क्षेत्र है वहाँ पर जो भी एक तरह से कार्बन का हिस्सा या कार्बन एक तरह से स्टोर है उसको हम प्रमुख रूप से मानते हैं कि वो ब्लू कार्बन के नाम से एक तरह से जाना जाता है। अगर हम यहाँ पर बायोमास या कृषि मिट्टी में एक तरह से बात करें तो वो हिस्सा नहीं है। साथ साथ पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में निहित कार्बन है, वो हिस्सा भी नहीं है। साथ साथ वायुमंडल में अगर हम मौजूद कार्बन की बात करें तो वो हिस्सा एक तरह से प्रमुख रूप से नहीं है। अगर हम यहाँ पर पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस की बात करें तो वो जरूर ब्लैक कार्बन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका कथन क्या सही है? ए, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा कैप्चर किया गया कार्बन। तो जो कार्बन महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक तरह से कैप्चर है उसको हम ब्लू कार्बन या नीला कार्बन के नाम से जानते हैं। तो उत्तर है हमारा ए। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज का तथ्य हमने इंडियन इंग्रेड के संदर्भ में लिया है। देखिए, इसको प्रमुख रूप से आज के तथ्य में लेने का आधार ये है कि द हिंदू में अगर हम फोटो एडिशन के हिस्से को देखें आज के संडे के न्यूज़पेपर में, तो कई सारी जो एक तरह से बर्ड्स हैं, खासतौर से जो वाटर बर्ड्स हैं, उनके संदर्भ में वहाँ पर इमेज दी गई है। उसी में से हमने इंडियन इंग्रेड के संदर्भ में एक तरह से बात की है। देखिए, इंडियन इंग्रेड की अगर हम बात करें तो एक तरह का हेरॉन यानी बगुले की एक प्रजाति इसको आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो हेरॉन या बगलों की एक प्रजाति के रूप में इसे माना जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि इसका अगर हम चाहे इसकी चोंच यानी इसकी बीक के बारे में देखें, इसकी गर्दन के बारे में देखें या इसके पैर, तीनों हिस्से अगर हम देखें तो काफ़ी सामान्य तौर पर जो होता है उससे काफ़ी लंबे एक तरह से रहते हैं। इसी के साथ साथ देखें कि ब्रीडिंग का जो समय होता है, प्रजनन का समय, तो इनके अगर हम इस तरह के पीठ के भाग की बात करें या यहाँ पर आप देखें तो कुछ पंख एक तरह से उभर आते हैं। ऊपरी हिस्सा अगर हम सर का देखें तो लगभग फ्लैट होता है और सामान्य तौर पर इन्हें आर्द्रभूमि नदियाँ या जो भी वाटर बॉडीज होती हैं उनके आसपास देखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इनके भोजन के प्रमुख स्रोत के रूप में मछली, मेढक और अन्य प्रकार के जो भी कीड़े होते हैं वो होते हैं। और ये बहुतायत में आप देखें जो जल संसाधन होते हैं उसके आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं। तो उस आधार पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ पर लंबी गर्दन और अपने पतले पैरों के लिए प्रमुख रूप से ये इंडियन इंग्रेड जाने जाते हैं। आप ध्यान रखें, इनको अलग अलग प्रकार में एक तरह से बांटा जाता है, जैसे लिटिल इंग्रेड, साथ साथ ग्रेट इंग्रेड। और सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि जो पशुपालन, कभी आपने अगर मान के चलिए कि कहीं पर पशुपालन होते हुए देखा है तो गाय भैंस यानी जानवरों के आसपास आप देखें इस तरह के जो इंडियन इंग्रेड जो हेरॉन या बगुले की प्रजाति है वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि जो भी कैटल है, जो भी जानवर हैं, उनके शरीर के ऊपर जो भी कीट होते हैं वो उनके भोजन के रूप में एक तरह से उपयोग हो जाते हैं। तो ये एक तरह की प्रजाति रहती है। तो लिटिल, ग्रेट और कैटल इंग्रेड अलग अलग रूप में यहाँ पर भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि सामान्य तौर पर ये एक तरह से जो इस वाटर होता है उसमें स्टिल यानी खड़े होकर लंबे समय तक इंतजार करते हुए, और आप देखें इसीलिए कभी भी हम एक तरह से बात करते हैं कहीं पर हमें कंसंट्रेट करना है तो बगुले के समान एक तरह से कंसंट्रेशन के बारे में कहा जाता है। तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि फोकस होकर एक तरह से अचानक हमला करके मछली पकड़कर अपना शिकार करते हैं। अब अगर रेड डाटा लिस्ट की प्रमुख रूप से अगर हम बात करें, यानी अगर हम यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड डाटा लिस्ट की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न एक तरह से कैटेगरी में मानी जाती है। यानी इनके संदर्भ में आप देखें तो बहुत अधिक चिंता की स्थिति नहीं है, तो बहुत अधिक चिंता का ये विषय नहीं है। यानी इनके संरक्षण को लेकर ऐसी बहुत बड़ी चिंताएं नहीं है, लेकिन इनके संरक्षण को लेकर अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें प्रमुख रूप से प्रयास किए जाते हैं। तो लिटिल इंग्रेड आप देखें तो बगुले यानी हेरॉन की एक प्रजाति के रूप में भारत में बड़े क्षेत्रों में एक तरह से व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो लिटिल इंग्रेड की इस यानी इंडियन इंग्रेड की अगर हम बात करें उसकी चर्चा के साथ ही हमारा आज का जो दैनिक क्विज है वो समाप्त होता है। और आशा है कि हमारे दैनिक क्विज का ये जो सत्र रहता है ये आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग अलग जो
टॉपिक है उनकी प्रारंभिक परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके संदर्भ में बेहतर जानकारी देने में सफल है। अगर ऐसी स्थिति है तो अधिक से अधिक लाइक के माध्यम से वो बात आप हमारे तक जरूर पहुंचाइए। तो आज के सत्र को समाप्त करते हैं। कल के दिन के दैनिक क्विज में आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद।